वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पर हम सी टेट, सीजी टेट और सभी स्टेट लेवल टेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। जो टॉपिक्स है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लाकर उसके जो डिटेल जो पार्ट्स हैं उसको मैं शॉर्ट और इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीसीए का ही सेकंड पार्ट है। उसी में हम सीसीए को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सीसीए क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। हर टीचर अपने स्टूडेंट का सीसीए मतलब कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है पूरे साल भर क्लासरूम टीचिंग में, है ना। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। कंटिन्यूअस जो होता है वो ड्यूरिंग क्लास टीचिंग एक टीचर जब अपने स्टूडेंट का असेसमेंट करता है, कैसे करता है, जैसे एक कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आंसर पूछे, नेक्स्ट डे टेस्ट ले लिया, या फिर एमसीक्यूज बेस मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया, कभी कुछ और पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि ताजमहल के बारे में टीचर ने पढ़ाया क्लास में और पूछा कि और पढ़ाने के बाद एक्सप्लेन करने के बाद पूछा उसने कि टीचर ने पूछा अपने बच्चों से ताजमहल कहाँ है, किस पत्थर से ताजमहल बनता है, किसने बनवाया, इस तरह का जो क्वेश्चन वो क्लास में लेते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये जो क्लास के दौरान होता है, ड्यूरिंग क्लास टीचर अपने बच्चों से जो क्वेश्चन करता है वो होता है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ओके। और हमने कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में जाना था कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, व्यापक होता है। कंटिन्यूअस तो सतत होता है, कंटिन्यू होते रहता है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो व्यापक है। व्यापक में भी दो तरह के जो बाइफर्केशन मैंने आपको बताया, दो डिवीजन बताया कि स्कॉलिस्टिक होता है, को स्कॉलिस्टिक होता है। स्कॉलिस्टिक जो होता है वो एकेडमिक जो सब्जेक्ट एरिया है उस पर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। वहीं पे अगर हमको को स्कॉलिस्टिक की बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है, फाइन आर्ट, वोकेशनल स्किल, जैसे डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेम, है ना, और असेंबली जो कंडक्ट कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, उसमें बच्चा कैसा है, कैसा बोल रहा है, डिसिप्लिन कैसा है, उसकी मॉरल एथिक्स वैल्यूज क्या है, वो कितना संवेदनशील है किसी चीज को लेकर, उसकी जो नैतिक मूल्य है वो सब क्या है, ये सब उसमें को करिकुलर एक्टिविटी जो इंक्लूड होता है उसमें आता है, जो कि बहुत व्यापक होता है, साल भर चलते जाता है। स्पोर्ट्स कराते हैं, गेम्स कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, फंक्शंस कराते हैं, इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया है, व्यापक कहा गया है। तो ये दोनों हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। इसी टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू, मैंने कल कहा था कि आपको मैं आगे में कंटिन्यू कराऊंगी कि पहले आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन होता है उसमें दो तरह का असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा है समेटिव असेसमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जानने से पहले हम असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या फर्क है ये जानेंगे। असेसमेंट जो होता है वो इवैल्यूएशन का एक पार्ट है, उसके अंदर आ जाता है। जैसे इवैल्यूएशन है उसके अंडर असेसमेंट आता है, क्योंकि असेसमेंट जो है कंटिन्यू क्लास में टीचर के द्वारा एक बच्चे को पढ़ाते वक्त किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, चेकिंग के थ्रू, मतलब हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। बच्चा क्लास में कैसा बैठा है, कैसे वेल डिसिप्लिन है, कैसे आ रहा है, नीट एंड टाइडी आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना ध्यान दे पा रहा है, किस एरिया में वो अच्छा है, किस एरिया में उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सब पूरा जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक असेसमेंट के तौर पे होती है। वो असेसमेंट तो जो है वो इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। इवैल्यूएशन एक ब्रॉड व्यू है जिसके अंदर उसका जो एक एस्पेक्ट है वो असेसमेंट का है। तो जब हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसमें जब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ते पढ़ते आपको जो अपने नोट्स अगर आपको लगते हैं इसमें से बनाने हैं तो आप नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आपको ये आपके एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगा। ओके।
तो अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ड्यूरिंग द क्लास होता है, ड्यूरिंग द क्लास। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो वेटेज होती है 40% होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो वेटेज टीचिंग में होती है वो 40% होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 बार लिया जाता है और 1 बार समेटिव असेसमेंट लिया जाता है। इस तरह से साल में 2 बार करके 4 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है और 1 बार करके समेटिव असेसमेंट लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करूं, जब क्लास में टीचर जब पढ़ाता है उस दौरान वो ऑब्जर्व करता है कौन बच्चा कितना सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, जवाब दे पा रहा है। क्लास में पढ़ाते वक्त जो भी सवाल जवाब पूछा जाता है, ऑल्टरनेटिव डे पे जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लिया जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। वहीं पे अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें, समेटिव असेसमेंट, तो जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्वांटिटी बेस होता है। क्या होता है? क्वांटिटी बेस होता है। मतलब मार्क जो आपका होता है, मार्क्स, नंबर, मार्क्स, उस पर ध्यान दिया जाता है। वहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जाए तो ये क्वालिटिव होता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। क्वालिटेटिव असेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है कि क्या बोलते हैं, क्या कितना बच्चा आगे बढ़ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, क्या है उसका जो रिपोर्ट है, जो कुछ भी वो कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड AIL एक्टिविटी होती है जो वो है, एनेक्डोटल रिपोर्ट बनाता है, यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाता है, रूब्रिक्स बनाता है, ये सब क्वालिटेटिव असेसमेंट में आता है जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है। लेकिन वही समेटिव असेसमेंट की बात की जाए तो वो क्वांटिटेटिव बेस होता है, क्योंकि जो आप रिटन एग्जाम देते हैं, है ना। मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, यहाँ तक आशा करती हूँ कि आपने पॉइंट्स आपने लिखा हो और आगे मैं मिटा के आपको यहाँ पे अच्छे से ज्यादा समझा सकती हूँ, इसलिए मैं इसे मिटा रही हूँ। समेटिव, हम समेटिव असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ये होता है आपका क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो कि रिटन टेस्ट, एग्जाम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछते हैं क्लास में आप, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए, बहुत छोटी सी, बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये जो रिटन एग्जाम जो आप लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, मतलब कि रिटन एग्जाम या फिर रिटन टेस्ट, उसे आप समेटिव असेसमेंट के अंदर रखेंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी पे ध्यान देता है, मार्क्स और नंबर, कितने बच्चा ला पा रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन वहीं क्वालिटेटिव की बात की जाए तो ओवरऑल जो सब कुछ देखा जाता है, जैसे कि बच्चों का AIL एक्टिविटी, एग्जीबिशन है, प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को कराने के लिए, है ना, तो उसमें वो टीचर क्या करता है, उससे पोर्टफोलियो तैयार करता है बच्चों का, रूब्रिक्स बनाता है, एनेक्डोटल बनाता है, चेकलिस्ट वगैरह बनाता है, जो कि ये जो मैं नाम ले रही हूँ वो असेसमेंट के टूल हैं। तो ये सब करता है उसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये क्वालिटेटिव होता है। लेकिन वहीं पे अगर रिटन टेस्ट वगैरह ले लिया जाए किसी भी फॉर्म में, या रिटन एग्जाम ले लिया जाए, तो उसमें नंबर पे स्ट्रेस किया जाता है, वो होता है क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो इस तरह से आपका ये जो दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव जो है वो हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो फॉर्मेटिव या फिर फॉर्मेटिव या एंड समेटिव, फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट है वो पूरे साल भर टीचर के द्वारा, पूरे साल भर टीचर के द्वारा किया जाता है अपने स्टूडेंट के लिए, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कहा जाता है।
तो ये जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है वो किसके अंडर आता है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। वहीं अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया उसमें स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक दोनों कवर करता है, जो कि जो कुछ भी कराया जाता है, फाइन आर्ट, म्यूजिक, डांस कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, जो असेंबली कंडक्ट कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं, ये सब कुछ आता है को स्कॉलेस्टिक में, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आ जाता है। और जहां हम अगर बात करें कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट दोनों आते हैं। सबमेटिव मैंने आपको बता दिया, जो आप रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट ये सब लेते हैं, जो कि हाफ ईयरली और एक एनुअल एग्जाम होता है, मतलब 2 बार सबमेटिव असेसमेंट होता है। और फॉर्मेटिव जो होता है वो 40% वेटेज रखता है, 4 बार रखते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह ले लिया, बीच बीच में कुछ और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, रिटन टेस्ट, वीकली टेस्ट, इस तरह से करके 4 टाइम्स किया जाता है असेसमेंट टीचर के द्वारा, उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। अब ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये बहुत ज़्यादा ही महत्व, अच्छा क्वालिटेटिव लर्निंग जो है वो फॉर्म हो पा रहा है, एक बच्चा अपने क्लास में अच्छा सीख पा रहा है, ना कि सिर्फ पढ़ाई या नंबर, और भी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए हर एक चीज में, क्या वो अच्छा बोल पाता है, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, इसलिए असेंबली वगैरह कंडक्ट कराया जाता है, कल्चरल एक्टिविटी कंडक्ट कराया जाता है, स्पीच, रेसिटेशन, एलोकेशन, ये सब करवाया जाता है, ताकि बच्चा अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सके। इसमें भी यही देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, कौन सा बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गा रहा है, कौन सा बच्चा डांसिंग में बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स या गेम्स में बहुत अच्छा है, ये सब कुछ देखा जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं हम, ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास, होलिस्टिक, जिसे हम होलिस्टिक भी कहते हैं, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उस पे फोकस किया जाता है कि बच्चा एक क्लासरूम टीचिंग में कितना अच्छा कर पा रहा है, कुछ अच्छी क्वालिटी जो लर्निंग है हो रही है या नहीं हो रही, ये सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, पूरे एस्पेक्ट को देखा जाता है कि हर एस्पेक्ट में बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है, कहाँ पे वो कम हो रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है, किस एरिया में उसकी वीकनेस है, उस एरिया को जानकर डायग्नोसिस किया जाता है टीचर के द्वारा अपने क्लासरूम में, और उस पर रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। अब ये डायग्नोसिस है ना, और रेमेडियल एक्शन, ये एक इसी का ही एक अलग टॉपिक है, जिसकी अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका अलग एक वीडियो हो डायग्नोसिस एंड रेमेडियल एक्शन में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमें अपने बच्चों को ये वीडियो बना के देना है, ताकि वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सके, अपने एग्जाम को अच्छे से बूस्ट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ताकि एक टीचर अपने बच्चों बच्चों का जो कितना विकास हो रहा है क्लासरूम टीचिंग में, वो कितना क्या कर पा रहा है, क्लासरूम टीचिंग के अलावा उसकी जो साल भर की जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है, उसमें वो ओवरऑल एस्पेक्ट में वो कितना डेवलप कर पा रहा है, कुछ अच्छा कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, और अगर कोई वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, तो उस पे उसको डायग्नोसिस करके उस पे क्या रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है, उस पे फोकस करता है। अगर कहीं पे कोई बच्चा कहीं वीक पढ़ रहा है, किसी एरिया में वीक है, तो उसके लिए रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। टूल्स और टेक्निक जो है टीचिंग का मेथड का, उसको चेंज किया जाता है बच्चों के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ और वीक एरिया के हिसाब से। एक टीचर को अपने टूल्स और टेक्निक, जैसे कि टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड, वे ऑफ टीचिंग, ये वे ऑफ प्रेजेंटिंग द लेक्चर, और जो कुछ भी उसमें आता है टीचिंग मेथड में, जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ भी आता है, वो अपने टीचिंग मेथड को और कैसे इम्प्रूव कर सके, ताकि बच्चे का और भी अच्छा डेवलपमेंट हो सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो अच्छा कुछ बहुत अच्छा लर्न कर सके, सीख सके। तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ,
अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि ये समझाने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर जो है डायग्नोसिस करने के लिए टूल्स का या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके मैं नाम लिस्ट यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिफाइन करते जाऊंगी, अलग से उसकी इलेबोरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं अभी आपको सिर्फ टूल्स बताती हूँ जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव। और ये जो टेक्निक्स और टूल है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान एक टीचर करता है। टूल्स एंड टेक्निक इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्या क्या टूल्स और टेक्निक हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास टीचर क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं बच्चों का जो भी चेकलिस्ट, मतलब कि अगर टेस्ट वगैरह लिया या कुछ भी बनाया तो बच्चा कितना उसमें नंबरिंग ला पा रहा है, क्या कर पा रहा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन देकर, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह देकर उसे देखा जाता है। इसमें एनेक्डोटल बच्चे एक्टिविटीज और जो एग्जीबिशन और एआईएल एक्टिविटी वगैरह जो सबमिट करते हैं आजकल जो हम देखते हैं, वो सब की पोर्टफोलियो टीचर बना के रखता है। पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, प्रोजेक्ट और रेटिंग स्केल, जिसमें रेटिंग किया जाता है, क्योंकि नंबर तो अब देने के लिए मना कर दिया गया है एनईपी के द्वारा। वो कहते हैं कि ग्रेडिंग बेस होना चाहिए, एजुकेशन नंबरिंग पे नहीं बेस होना चाहिए। तो रेटिंग स्केल दिया जाता है कि क्या ग्रेड है, रेटिंग स्केल। तो ये जो हमने देखा चेकलिस्ट, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, प्रोजेक्ट, रेटिंग स्केल, ये सब है आपके टूल्स एंड टेक्निक जो कि कब कराया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 3 एस्पेक्ट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको कवर करवाऊंगी। आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं ताकि आप इतने टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग जो आता है उसकी मैं नेक्स्ट में आपको डिटेल वीडियो बनाकर दूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो आज मैंने टॉपिक जो समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो, और मैं आशा करती हूँ आपकी जो तैयारी है सीटेट को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, अच्छे से आप बूस्ट कर सके। और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए ताकि लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम में आपके पास ये बिल्कुल हैंडी रहे और बिना किसी परेशानी के आप आराम से रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।